11th क्लास। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिजिक्स का सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो फिजिक्स जो है वो नेचुरल फिनोमेना उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उनकी हमें मेजरमेंट जरूरी है, उन चीज़ों को मेजर करना जरूरी है। जैसे कि लॉर्ड कैल्विन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ स्टेटमेंट की थी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो और उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर्स में, तो आपकी नॉलेज जो है वो फायदे की है, वरना आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। इफ़ यू नो समथिंग, इफ़ यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन द numbers, then knowledge is satisfactory, otherwise it will be of matter and unsatisfaction। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स में, न्यूमेरिकल्स में, तो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। ठीक है, तो इसके लिए हमें मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मेजरमेंट कैसे होती है? मेजरमेंट जो है वो कंपैरिजन से की जाती है। दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है, दो चीज़ों का, जहाँ पर हमें एक फिक्स चीज़ हमें पता है, पहले एक स्टैंडर्ड पता है, उसी के कंपैरिजन में दूसरे को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू एन यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहां पे n उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और u क्या होगा? यूनिट उसकी, यानी किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के बराबर होता है। टोटल में जो वैल्यू है n1 u1 और n2 u2 मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर ही रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, 3 किलोमीटर, ठीक है, उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 3000 मीटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर n1 और n2 चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से u1 और u2 चेंज हो रहा है, यानी कि हम किस चीज में वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में या मीटर में, उस हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर आपका n1 ग्रेटर देन होता है n2 से, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू, इसको हम उल्टा ले लेते हैं, इस एग्जांपल के हिसाब से ले लेते हैं, n2 अगर ग्रेटर होता है n1 से, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है तो u1 जो है वो ग्रेटर होगा u2 से। यानी कि अगर हम यूनिट बड़ी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर हम यूनिट छोटी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल से समझ सकते हो, 3 किलोमीटर 3000 मीटर, अगर यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट उसके साथ बड़ी है, अगर यहाँ पर जो हम मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट उसकी छोटी है। ठीक है, ये तरीका है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ मास। मास का मतलब क्या होता है? मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, उसे हम बोलते हैं मास। कंसेप्ट ऑफ मास का जो कॉमन यूनिट है वो है किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेंथ। मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को नोटिस कर, इसको बात को याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है आपका जो लेंथ। लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? स्टैंडर्डली जो है वो मेनली किलोमीटर में, मीटर में, इसमें मेजर किया जाता है लेंथ को। ठीक है, लेंथ का मतलब है सेपरेशन, दो चीजों के जो एंड पॉइंट्स हैं उसके बीच में कितना सेपरेशन है, कितना जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं, सॉरी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लेंथ। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम जो है वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो क्लॉक रीड कर रही है उसे हम बोलते हैं टाइम। देखो टाइम को जो है वो अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था। पहले टाइम में जो है वो हम कैसे मेजर करते थे? पहले टाइम को मेनली सन के हिसाब से, ठीक है, या फिर अर्थ की रोटेशन से, उसके हिसाब से जो है वो अंदाजा लगाया जाता था कि टाइम जो है वो कैसे जा रहा है। आजकल जो है वो सभी को पता है, क्लॉक से हम टाइम को मेजर करते हैं, सभी इजीली जो है वो टाइम को देख सकते हैं। इसलिए इसके बाद एक सोलर डे जो है वो चीज यूज हुई थी, सोलर डे। ठीक है, सोलर डे क्या होता है? सोलर डे होता है दो सक्सेसिव नून्स के बीच का टाइम। ठीक है, दो सक्सेसिव नून के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं हम? सोलर डे। जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 24 आवर्स। दो नून के बीच में अगर हम टाइम गैप देखेंगे तो वो कितना होगा? 24 आवर्स। सॉरी, सोलर डे के हिसाब से जो है वो 1 सेकंड की जो है वो डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, 1 सोलर डे इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नून्स एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन। जो लेंथ होती है सोलर डे की, उसको 1 सेकंड के हिसाब से हम एवरेजली काउंट करते हैं। जैसे कि आवर्स को जो अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, उसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आगे 60 से मल्टीप्लाई, 86,400 आता है ये। ठीक है, 86,400
400 सेकेंड्स, ये आ गया है। तो अगर हम 1 सेकेंड को डिफाइन करेंगे, 1 सेकेंड इज द एवरेज ऑफ 1 बाय में 86,400 ऑफ सोलर डे। पूरे सोलर डे का जो है अगर हम 1 बाय 86,400 पार्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 सोलर सेकेंड बोला जाता है, ठीक है, या 1 सेकेंड बोला जाता है। बाद में डेफिनेशन जो है वो चेंज कर दी गई थी, ठीक है, जैसे कि जो आपने उसमें पढ़ी थी अभी लास्ट लेक्चर में हमारे, ठीक है, केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उसके हिसाब से डेफिनेशन आप दी जाती है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो मेनली 3 है, एक मास, ठीक है, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, इन यूनिट से ही जो है वो बाकी यूनिट्स को डिराइव किया जा सकता है, बाकी यूनिट्स को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। ये दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकती, ना ही इंटरकन्वर्टेबल होती है। लेंथ, टाइम और मास को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट हमें किस तरह से चॉइस करनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट की, इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर कर सके, एक्यूरेटली डिफाइंड हो, सुटेबल साइज का हो, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को मेजर करते हैं। और एक जनरल जो डिसाइड करते हैं जनरल बॉडी, उसका नाम क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स और मेजर्स जो है वो डिसाइड करते हैं हमें कैसे स्टैंडर्ड से इन सब चीजों को मेजर करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे कि पहला है एफपीएस। एफपीएस के अंदर जो लेंथ है वो ली जाती है फुट के अंदर, ठीक है, मास लिया जाता है पाउंड के अंदर, एफपीएस। फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है, ये ब्रिटिश सिस्टम है जिसको यूज किया जाता था, लेकिन अब ये ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद एक और सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम, जहां लेंथ ली जाती है सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसके अकॉर्डिंग जो ज्यादा सही तरीका है वो है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। ये सिस्टम जो है वो ज्यादा सही होता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है, फुट और जो ये सीजीएस सिस्टम है इसके कंपैरिजन में एमकेएस सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर इसमें चार्ज ऐड हो रहा होता है तो हम इसके साथ में क्यू लिख देते हैं, और अगर करंट यूज हो रहा है तो ए एम्पियर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो वो बाद में किसमें मॉडिफाई हो जाता है, या तो एमकेएस क्यू अगर चार्ज यूज हो रहा है और करंट यूज हो रहा है तो एमकेएस ए, ठीक है, क्योंकि करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। सॉरी, इसको यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने आपको उसमें पढ़ चुके हो पहले, फिर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें क्या होती हैं उसके डेफिनेशन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं ताकि वो रिवाइज हो जाए। फर्स्ट है द मीटर, द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्ट इक्वल टू 1650, इसको आइसोटोप के क्रिप्टन 86, क्रिप्टन 86 का जो आइसोटोप होता है उसके कितने वेवलेंथ पे इक्वल होता है, 1650763.73 वेवलेंथ। ये पुराने वाली डेफिनेशन है मीटर की। द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द क्रिप्टन 86। ये पुराने वाली डेफिनेशन है, ठीक है। नई डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वरना अगर हम इसकी लगभग वैल्यू जो लेते हैं वो होती है 299,792,458 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में लाइट कितना मीटर जो है वो ट्रैवल करती है। तो अगर हमें 1 मीटर को डिफाइन करना है, 1 मीटर कौन सा डिस्टेंस होगा जो लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर इतना डिस्टेंस जो है वो लाइट ट्रैवल करती है 1 मीटर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय लाइट इन 1/this सेकंड। जब 1/this सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये न्यू वाली डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपकी किलोग्राम। किलोग्राम का भी वही है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जो प्लेटिनम इरिडियम का
जो सिलेंडर पड़ा हुआ है वहाँ पर उसके वेट, उसके मास के अकॉर्डिंग से वो 1 किलोग्राम को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड भी आपने पढ़ा था कि 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atoms. cesium-133 एटम्स के जो हाइपरफाइन लेंथ जो होंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां क्लियर हो जाएगा। अभी इस डेफिनेशन को पढ़ लो। नेक्स्ट आपका एम्पियर, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वही था कि अगर हम दो चीजों को कितनी दूरी पर रखें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखें और उनके बीच का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाए, तो अगर उसमें फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो 2 × 10⁻⁸ न्यूटन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनके बीच में जो है वो करंट कितना जनरेट हो रहा होगा, 1 एम्पियर जनरेट हो रहा है करंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है। केल्विन को डिफाइन किया जाता है 1/273.373 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, 1/273.73। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? सॉरी, ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं वाटर के, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और वेपर, तीनों स्टेट जहां पर एग्जिस्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। इट इज द केल्विन, इट वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। 1 डिग्री केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। 273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 टाइम्स जो हम कर देते हैं उसे क्या बोला जाता है, 1 केल्विन। नेक्स्ट आपका कैंडेला। कैंडेला भी हम समझेंगे। उसके बाद मोल आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, मैटर कंटेन इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। C12 के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, ये 9th में भी पढ़ा था आपने। ठीक है, कैंडेला पढ़ने से पहले अब हम दो नई चीजें जो है वो इसके अंदर वो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। एक है आपका रेडियन, ठीक है, दूसरा है स्टेरारेडियन, यानी कि दो तरह के जो एंगल पढ़ेगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, उनको समझते हैं पहले हम। पहले प्लेन एंगल को पढ़ें। प्लेन का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर, उसे बोला जाता है प्लेन। ठीक है, जहां पर 2 डायमेंशन होती हैं। जैसे कि अगर ये एक पॉइंट है, ये एक आर्क है, इस आर्क से इस पॉइंट में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बनेगा बीच का, उसे बोला जाता है प्लेन एंगल। ठीक है, सिंपल मेजर कर लेंगे इसे। जनरली आर्क को जो है वो L से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल को आर्क जो है वो डिनोट की जाती है L से। ठीक है, एंगल थीटा, और जो ये बनेगा ये क्या बनेगा, रेडियस R। ठीक है, जब हम एक बहुत छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो एंगल लेते हैं d थीटा, और यहाँ पर आर्क को ले लिया जाता है ds। ठीक है, और रेडियस अगर r ले रहे हैं तो हम उसको r रख देंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है इसमें कि जो आर्क, एंगल और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो यहां से क्या बना, d थीटा इज इक्वल टू ds बाय में R। d थीटा इज इक्वल टू ds बाय में R, ये हमारा प्लेन एंगल है। अब देखो, प्लेन का मतलब है कि 2 डायमेंशनल फिगर बन रही है। ये वैल्यू कैसे आती है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये। tan थीटा जो होता है स्मॉल एंगल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली थीटा बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने 10th में तो पढ़ा ही था सबने, tan थीटा की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, एंगल को अगर हम 30 लेते हैं, ठीक है, tan 30 की वैल्यू आ जाती है 1/√3 वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल्स,
अगर ये एंगल बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल है, ठीक है, तो ये tan थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। नॉन मेडिकल में जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीजें आएंगी अभी आगे, ठीक है। बाकी आप समझ लो कि बहुत स्मॉल एंगल के लिए जो tan थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा ही बन जाता है, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो उसी एंगल के बराबर ही हो जाएगी, कोई अलग वैल्यू नहीं होगी। इसी को हम समझते हैं थोड़ा करके कि अगर एक ट्रायंगल्स को याद करो थोड़ा, अगर ये एंगल है थीटा, ये अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता जाए, ये डिस्टेंस अगर बहुत स्मॉल होता जाए और ये एंगल कुछ इस तरह से 90 का बन जाए, इसलिए लाइन स्ट्रेट हो जाए, ये कर्व जो है वो स्ट्रेट हो जाए एल वाला, ठीक है, आर्क जो है वो स्ट्रेट हो जाए, तो पर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि l बाय में r, परपेंडिकुलर बाय बेस l बाय में r। और अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, बिल्कुल छोटा होता जाए, बिल्कुल ये एग्जैक्ट ऐसे कि बहुत ही छोटा एंगल हो जाए, जब ये बहुत छोटा एंगल हो जाए तो ये सीधी जो ये आर्क है ds, ये वाली आर्क अगर ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ये डिस्टेंस को अगर हम कम करते जाएं, ठीक है, सॉरी, तो ये जो लाइन है लगभग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर बन जाएगी, तो इसीलिए ये l हो जाएगा l बाय r। तो ये tan थीटा स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा के बराबर होता है, तो उस तरह से ये वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू l बाय r, ठीक है। बुक में आपको डायरेक्ट लिखी हुई है ये d थीटा इज इक्वल टू ds बाय में r, इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो कि जो एंगल है वो r बाय में रेडियस के इक्वल होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, तो इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। d थीटा के प्लेन में जो है वो क्या एंगल बन रहा है रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में, सॉरी रेडियस के बीच में क्या एंगल बन रहा है, आर्क जो आपको गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो उससे रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर, रेडियन, इस एंगल को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख देते हैं यूनिट के लिए। पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री बाय में पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, 22/7। इसको सॉल्व करेंगे हम 57.7 डिग्री आ जाएगा। 1 रेडियन में 57.7 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और 1 रेडियन का जो आगे छोटी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री के अंदर, और आगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डबल एरो से शो किया जाता है 60 सेकंड, और इसको बोला जाएगा मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये छोटी यूनिट होती है आगे, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये हमारा है जो हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल, कि प्लेन से कैसे एंगल बन रहा है, ठीक है। प्लेन एंगल सिंपल है, प्लेन के बीच में आर्क और रेडियस का यूज कर रहे हैं, और उसमें क्या एंगल बन रहा है उसका रिलेशन, जो एंगल होता है वो आर्क बाय में रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो एक और नई चीज है वो आपकी है नेक्स्ट स्टेरारेडियन। नेक्स्ट है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे हम, इसको कर रहा हूं मैं। सॉलिड एंगल थोड़ा सा नया कंसेप्ट है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, 3D भी। सॉलिड एंगल एक बात ध्यान रखना कि जब हम ने दिखा दी ये वैल्यू लिखी थी थीटा इज इक्वल टू l बाय r, देखो लेंथ भी मेजर होती है मीटर में और रेडियस भी मेजर होता है मीटर में, तो इस हिसाब से ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशन इसकी कुछ भी नहीं है, ये कट गया, यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन हम इसके साथ रेडियन जो है वो लगाते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये डायमेंशनलेस हो जाती है, कट जाते हैं आपस में। तो जब हम इसका यूज इसके अंदर होगा भी सॉलिड एंगल को समझने के लिए, फॉर्मूला के लिए। सॉलिड एंगल का मतलब है कि अगर आप कोई चीज को 3D में ऑब्जर्व कर रहे हो तो कैसे होगा, ठीक है। 3D के लिए अब हम समझेंगे, जैसे कि मान लो अब सरफेस होगा यहाँ पर, अभी पॉइंट नहीं है,
अब क्या हुआ, एक एरिया गिवन है आपको, जैसे कि ये एक एरिया है, इस एरिया से जो एंगल बनेगा उसको हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, यहां से ज्वाइन करता हूं, देखिए यहां से ज्वाइन करता हूं, तो ये आपको 3D फिगर दिखेगी, ठीक है, कि जैसे कि अगर यहां से आप एक सामने सरफेस एरिया है उसके ऊपर आप एंगल बना दो। जैसे कि अगर मैं पहले बोलूं कि अगर आपने यहां से इस लाइन को कैसे ऑब्जर्व करना है, अगर आप मेजर कर रहे हो, यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा। आप अपनी आई से यहां ऐसे सीधी लाइन खींचोगे, यहां से एक सीधी लाइन खींचोगे, जैसे कि हमने पिछली फिगर में किया था, एक एंगल जो है वो थीटा बन गया था। मान लो ये आई है, ये लाइन इसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ एक लाइन गई, यहाँ एक लाइन के बीच का जो एंगल बना वो हमने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक 3D फिगर है, जैसे कि ये है, अब इसमें क्या होगा, यहां से भी एक लाइन जा रही है, यहां से भी एक लाइन जा रही है, यहां से भी एक लाइन जा रही है, तो एक सिंगल एंगल से सर्कल फॉर्म के अंदर हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर एरिया बन रहा है ना कि लाइन है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये इस सरफेस के बीच में एंगल लेंगे तो एक ये 2D फिगर बनेगी, ये प्लेन बनेगा, ये देखो, ये एक सिंपल प्लेन बनेगा, या तो इसको भूल जाओ, जैसे ये पीछे वाला पिछले सम जैसा बन गया, एक प्लेन को ले, ठीक है। या फिर अगर हम इन दो पॉइंट से लेते हैं तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा थीटा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे सरफेस से, पूरे एरिया से कितना एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। वो अब हम सर्कल से नहीं बना सकते, सर्कल से कट नहीं हो सकता, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्फेरिकल शेप बनानी पड़ेगी, ठीक है, स्फेरिकल शेप बनानी पड़ेगी, सर्कल के अंदर एंगल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो कि जैसे हम सर्कल को बना रहे थे वैसे अब स्फीयर बनाना है। अगर आप किसी चीज लाइन को, पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे थे पहले, तो ऐसे एक स्ट्रेट, दो स्ट्रेट लाइन से एंगल बन गया। लेकिन आप अगर किसी एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कितना एंगल बना रहे हैं लाइन से, आंखों से हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए हमें सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो एंगल बीच में बनेगा वो बीच में एंगल जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर होगा, ठीक है। उस एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। जो यूनिट होती है वो क्या बोली जाती है, स्टेरेडियन। यहाँ बीच में जो है वो सरफेस बनेगा, वो सॉरी स्फीयर बनेगा, ठीक है, ना कि सर्कल बनेगा, क्योंकि ये 3D फिगर होगी, ठीक है। सॉरी, इट इज द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल, वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। अब ये इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो, जब पहले हमने तो वहां पढ़ लिया था, थीटा इक्वल टू n बाय में r d थीटा, स्मॉल वैल्यू ले रहे थे ds बाय में, हाँ ये ले रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इस एंगल को ओमेगा पाई से डिनोट कर, सॉरी ओम से, ओम जैसे फिगर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये स्टेरेडियन की फिगर है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है लाइन नहीं है, ठीक है, लाइन ना होकर के क्या होगा, एरिया होगा, लाइन नहीं है, अब यहाँ सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एरिया होगा, ये जैसे कि ये एरिया बन रहा है पूरा, ये एरिया, एरिया को हम किससे डिनोट करेंगे, डी ए से, स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो चेंज इन एरिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहां पर सिर्फ r लिख देते हैं, ये रेडियस लिख देते हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, रेडियस की होती है मीटर। मैंने अभी बताया आपको, ये डायमेंशन लेस हो जानी चाहिए क्वांटिटी, कुछ नहीं बचना चाहिए इस एंगल के अंदर। तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, यानी कि क्या लिया जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, तभी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हम यूनिट फिर भी जो है वो स्टेरेडियन यूज करते हैं इसके अंदर, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय में आर स्क्वायर। स्टेरेडियन जो है वो यूज होती है सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। स्टेरेडियन जो है वो यूनिट है जो सॉलिड एंगल के लिए आपकी यूज होती है। अब एक बार अगर आप सॉलिड एंगल समझेंगे तो अब मैं आपको कैंडेला का जो है वो कंसेप्ट समझा पाऊंगा। सॉलिड एंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3D फिगर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक जो एरिया उसने कवर किया बाय में उसके रेडियस का स्क्वायर, वो जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ये स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। अब जब आप इसमें को समझ जाओगे तो अब इसको आप समझ सकते हो कैंडेला क्या होता है। कैंडेला जो है वो लाइट इंटेंसिटी की यूनिट होती है। इसमें देखो आपको एक अलग डेफिनेशन गिवन होगी इस बुक के अंदर, इट वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ 1/60,000 स्क्वायर मीटर। जबकि हम पुराने जो हमने पहले पढ़ी थी उसी को हम लिख सकते हैं, उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके केमिस्ट्री के अंदर जो है वो गिवन है कि अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स लेते हो, ठीक है, जैसे कि आपने कोई
मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, ठीक है, जो इस तरह से फैल रही है, हम ऐसा ही एरिया ले लेते हैं कि इतना एरिया जो है वो उसने कवर किया मोनोक्रोमेटिक लाइट ने। ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि कोई टॉर्च ली हमने, उसको हम यूज करते हैं। ये एरिया जो है वो ये एरिया, इतने एरिया में लाइट फैली, ठीक है, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिया हम उसकी फ्रीक्वेंसी का रोल है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लेके चलेंगे 540 इंटू में 10 की पावर 22 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे, ठीक है। कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितनी लाइट जो है वो पास हो रही है। सिंपल इंटेंसिटी आपने साउंड वाले चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा था। इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरीके से कि कितनी एनर्जी पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में से कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो जहां ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट एनर्जी जो पास हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ली यानी कि जो सिंगल वेवलेंथ से बनी हुई है, एक ही उसका सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो इतना एरिया कवर कर रही है DA, ठीक है, जो भी एरिया इससे कवर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लाइट के लिए 540 इंटू में 10 की पावर 22 हर्ट्ज। तो जो इंटेंसिटी कितनी क्रिएट होनी चाहिए, 1 बाय में 683 वॉट पर यूनिट एरिया। अगर इतनी जो है वो एनर्जी जो है वो पास हो रही है, पावर वोट जो है वो पावर की यूनिट होती है, पावर मतलब कि एनर्जी बाय में टाइम, ठीक है, यानी कि इतनी इंटेंसिटी से जब वो पास होगी एनर्जी, लाइट की एनर्जी पास होगी इस फ्रीक्वेंसी की, तो उसे बोला जाता है 1 कैंडेला, ठीक है। ये था सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका है एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का क्या एडवांटेज होता है, इसको रीड कर लेना। कोहेरेंट सिस्टम होती है यूनिट्स का। एसआई सिस्टम एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो इजीली हर जगह पे जो है वो एक्सेप्टेबल है। मैट्रिक सिस्टम है, मल्टीपल्स ऑफ टेंस में जो है वो चीजों को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो अब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो क्या होता है, अर्थ और सन के बीच का जो गैप है ना, उसे बोला जाता है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। It is the gap between the centers of the earth and the center of the average distance of the center of the sun from the center of the earth। अर्थ और सन के सेंटर के बीच के एवरेज डिस्टेंस को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि इक्वल होती है 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर्स, ठीक है। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 ही लेते हैं, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर्स के इक्वल होती है। नेक्स्ट है आपका लाइट ईयर। सेकेंड इज लाइट ईयर। लाइट ईयर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो एक ईयर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, पढ़ा हुआ है आपने सबने। और 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर को अगर हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 365 डेज होते हैं, ठीक है। 365 डेज, 1 डे में कितने आवर, 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये टाइम ही तो है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे हम, डिस्टेंस आ जाएगा। 1 लाइट ईयर किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू में 10 की पावर 8 इंटू में 365 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में 60, जो की वैल्यू आती है 9.46। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इंटू में 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर जो है वो
इसके इक्वल आता है 1 आएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर के बराबर आता है। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है, अगर कोई सब्सटेंस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। सॉरी, नेक्स्ट आपका है पार्सेक। नेक्स्ट पार्सेक, पैरालिटिक सेकेंड। पार्सेक का मतलब क्या है कि अगर हम एक आर्क लेते हैं जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी हमने पढ़ी 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर के बराबर, ठीक है, और जो एंगल बन रहा हो वो बन रहा हो 1 सेकेंड का, ठीक है, जो एंगल बने इसमें वो थीटा 1 सेकेंड का हो, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये 1 पार्सेक के बराबर होता है। ये जो रेडियस है वो 1 पार्सेक के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये r जो है वो 1 पार्सेक के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, हमें चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू L बाय R, ठीक है, यार d थीटा इज इक्वल टू ds बाय में आप स्मॉल एंगल्स ले रहे होते हो। यहाँ पर एंगल कितना है हमें गिवन है, ये गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है r की, तो r जो है वो किसके इक्वल हो जाए, L बाय में थीटा के बराबर हो जाए। ये लेंथ हमें निकालनी है r 1 पार्सेक की, ये किसके इक्वल हो जाए, जो हमें L ये गिवन है बाय में थीटा। L हमें गिवन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और थीटा हमें क्या गिवन है 1 सेकंड। अब इसको जो है वो कन्वर्ट करो सारी चीजों के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 AU की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर सेकंड में गिवन है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 सेकंड को। 1 सेकंड यानी कि 1 बाय में 60 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, या आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, या मिनट लिख लो, 1 डैश लगा लो या मिनट लिख लो, ठीक है। 1 बाय में 60 मिनट। अब ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, मिनट से इसे किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 बाय में 60 इंटू में 60 डिग्री। अभी ये डिग्री आया, डिग्री से हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दोनों वैल्यूज AU की 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर्स, ठीक है, और बाय में ये जो वैल्यू आई है पाई बाय में 60 इंटू में 60 इंटू में 180, इसको आप डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 3.1 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर। 1 पार्सेक जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3.1 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन करके काट पीट के सारी चीजें ये आ जाएंगी, ठीक है। थीटा L बाय R लिया, तो R ये क्या होगा, L बाय में थीटा। लेंथ हमें गिवन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड की वैल्यू हमने निकाली पाई रेडियन के अंदर, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, दोनों वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करोगे, 1 पार्सेक आ जाएगा आपका 3.1 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल। सॉरी, नेक्स्ट है रिलेशंस बिटवीन AU, लाइट ईयर एंड पार्सेक। जब आपके पास लाइट ईयर की वैल्यू है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है और पार्सेक की वैल्यू है, इन तीनों में आपस में रिलेशन आप निकाल सकते हो, खुद कैलकुलेट करके देखोगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AU एंड LY, ठीक है। इसके रिलेशन निकालो, सिमिलरली लाइट ईयर और पार्सेक के रिलेशन निकालो, तीनों के आप आपस में रिलेशन निकाल सकते हो, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर, उसकी टर्म्स में लिखो, या 1 पार्सेक किसके अंदर आएगा, उसको पुट करो उसके अंदर। 1 पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर आता है। सिंपली हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्सेक जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू, उसकी वैल्यू बड़ी है, तो पार्सेक जो है वो सबसे ज्यादा लेंथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं, इंच, उसको आप पढ़ लो, 1 फीट, 1 इंच, 1 यार्ड। माइक्रो मेजरमेंट्स में
पता होना चाहिए माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। एंगस्ट्रॉम जहां लिखा हुआ आ जाए, सिंपल एब्रिविएशन में यूज कर रहा हूँ 10 की पावर -10, ठीक है। नैनो जहां पर लिखा हुआ हो 10 की पावर -9, या कि इसके अलावा फर्मी लिखा हुआ आ सकता है 10 की पावर -15। ये कुछ यूनिट्स है जो हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और होता है 1 बार। 1 बार इक्वल होता है 10 की पावर -28। ये एरिया की एक छोटी यूनिट है बार, स्मॉलर एरियाज को मेजर करने के लिए यूज होती है। वन बार इज इक्वल टू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिट्स है जैसे कि एकड़ जो इक्वल होता है 4047 मीटर स्क्वायर के, या हेक्टेयर। हेक्टेयर इक्वल होता है 1 हेक्टेयर 100 × 100 यानी कि 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। इसी तरह से हैवी मासेस को मेजर करने के लिए टन का यूज किया जाता है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। वन स्लग जो है वो इसके इक्वल होता है 14.57 केजी के बराबर होता है, या फिर 1 पाउंड जो है वो 0.4356 किलोग्राम के बराबर होता है। पहले हमने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम में जो है वो 2.205 पाउंड होते हैं, ठीक है। उसी को ही डिवाइड करके ये वैल्यू आई है। इस तरह से देखो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो मास की वो है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL जो कि इक्वल होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सन के मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा हैवी, उसे हम बोलते हैं 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट। एटॉमिक मास 1 AMU छोटी वैल्यू में मेजर किया जाता है। पढ़ा हुआ है आपने 9th के अंदर भी कि 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg 1 AMU छोटी वैल्यूज को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस तरह से कुछ यूनिट्स गिवन है। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम। सोलर डे हमने पढ़ लिया। सोलर डे का मतलब है कि अर्थ को अपने रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है एक दिन में। सैटरडे डे इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स स्टार। एक फिक्स स्टार के कंपैरिजन में अगर उसको अपना रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं सैटरडे डे। वन सोलर ईयर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 365.25 एवरेज सोलर डेज के बराबर होता है। वन सोलर ईयर जो है वो 365.25 सोलर एवरेज सोलर डेज के बराबर होता है 1 सोलर ईयर, ठीक है। अगर इसी को सिडेरियल डेज में लिखते हैं अगर हम तो वो 366.25 हो जाता है सिडेरियल डेज के अंदर। 1 सोलर ईयर जो है वो 366.25 सिडेरियल डेज हो जाता है। सिडेरियल डेज का मतलब है एक्सिस ऑफ अर्थ ऑन इट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टार। एक पर्टिकुलर स्टार के कंपैरिजन में जब हम मेजर करते हैं इसे। द ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। जिसमें सोलर एक्लिप्स होता है टोटल उसे ट्रॉपिकल ईयर कहा जाता है। द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। इसमें फैक्ट में 29 डेज होते हैं और 100 ईयर्स को मिलकर क्या बनता है सेंचुरी बनता है। नेक्स्ट इज लूनार मंथ। लूनार मंथ का मतलब होता है कि मून को जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं लूनार मंथ। ये अप्रोक्सीमेटली 27.3 डेज के बराबर होते हैं। डेज के बराबर है 1 लूनार मंथ। नेक्स्ट है प्रेशर 1 बार। प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है, यानी कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, 1 बार इसके इक्वल होती है। फिर है 10 की 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 10 की पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हैं 1 बार। नेक्स्ट है आपका 1 टोर। 1 टोर जो है वो इक्वल होता है आपका 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। मरकरी का 1 मिलीमीटर अगर हम कॉलम ले रहे हैं तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर ये किसी कॉलम में मरकरी की लेंथ जो है वो हेड जो है वो 1 मिलीमीटर तक ली गई, जितना वो प्रेशर लगाएगा उसे बोला जाता है 1 टोर। ठीक है, 1 बार यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ यानी कि 760 टोर के बराबर होता है। 1 बार जो है वो 760 टोर के बराबर होता है। 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि अगर हम 760 mm ऑफ Hg लेते हैं, 760 मिलीमीटर मरकरी लेते हैं एक कॉलम के अंदर, जो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगी 1 बार के इक्वल यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वो अप्लाई करेगी। ठीक है, यही आपका आज तक का यही है। जो आगे न्यूमेरिकल है कि एंगल डिग्री को मिनट में चेंज करना, कैलकुलेट करना, इस न्यूमेरिकल्स को करके देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर, ये न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी हमने डिराइव करे हैं उसी पे बेस्ड है। इनको करके देखो, जो प्रॉब्लम आती है वो मुझसे पूछो। ठीक है, आज यहीं तक करना है, तुमने जो डाउट है वो मुझसे ले लेना।